नमस्कार। हमारे साथ आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। लगातार आप रैलियां कर रहे हैं, हर दिन 3-4 रैलियां हैं, ये कैसे मेंटेन करते हैं? खास करके पहला सवाल तो ये है क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपका पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत टफ है। देखिए, हमारी इंस्पिरेशन तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। हम तो महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, वो पूरे देश में घूम रहे हैं, रोज़ इतनी रैलियाँ कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो पूरे 5 साल प्रधानमंत्री जी सीधे लोगों से बात कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अगर हमारे प्रधानमंत्री व्यस्त होने के बावजूद लोगों में जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। और इसलिए हम भी बहुत रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। देखिए, जब रिस्पांस लोगों का अच्छा मिलता है ना, तो फिर आप कितना भी श्रम कर सकते हो, क्योंकि फिर आदमी थकता नहीं, थकान निकाल जाती है जब लोगों का रिस्पांस मिलता है। आप रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ राज ठाकरे भी इन दिनों बहुत सारी रैलियाँ कर रहे हैं आपके अपोज में। जी बिल्कुल कर रहे हैं। और राज ठाकरे जी की हालत यह है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, वो फिर भी जाके रैलियाँ कर रहे हैं। सीधा सीधा देखिए, एक अलायंस उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ किया है और कांग्रेस एनसीपी के लिए और उनके लीडर्स के लिए राज ठाकरे ये जाकर रैलीज कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, उनकी रैली से कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो केवल निगेटिव बात करते हैं। वो केवल मोदी जी को गाली देना जानते हैं। अच्छा, जो चीज़ें वो दिखाते भी हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। जैसे एक रैली में उन्होंने एक कागज़ निकाल कर दिखाया कि देखिए, बालाकोट स्ट्राइक से पहले हमारे एनएसए और पाकिस्तान के प्रमुख इनकी बातचीत हुई थी। तो सब लोगों को लगा भाई ये क्या है। हमने भी वो कागज़ देखा तो इंटरनेट पे हमको भी वो कागज़ मिला, 2017 का था, 19 में बालाकोट का स्ट्राइक हुआ। फिर बीच में एक न्यूज़ आइटम छपा जिसमें किसी एक न्यूज़ एजेंसी ने कह दिया कि भाई F-16 गिरा ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ऑडिट किया और ऑडिट में सारे F-16 पाए गए। उन्होंने तुरंत अपने भाषण में कह दिया, अरे F-16 तो गिरा ही नहीं, ये तो गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, F-16 गिरने की बात कोई मोदी जी ने तो नहीं की थी, हमारे सेना प्रमुख ने की थी। दूसरे दिन पेंटागन ने स्वयं ये बताया कि हमने कोई ऑडिट नहीं किया है और हमारी सेना ने भी F-16 का जो पार्ट और जो इमेज रडार पर मिलती है, ये सारे सबूत सामने लाए। तो इसलिए अभी वो क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के मोदी जी के बयान दिखाते हैं, उस पर भाषण करते हैं। देखिए, वो अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। वो विधानसभा के चुनाव में किसी को चुनकर नहीं ला पाया, एक आया था वो शिवसेना में चला गया, नगर पालिका में कोई नहीं आया, जिला पंचायत में कोई नहीं आया, पंचायत समिति में कोई नहीं आया, महानगर पालिका में कोई नहीं आया। तो उनके लोग, उन लोगों का उनसे मोहभंग हो गया, लोग उनका साथ नहीं दे रहे। अब लोग उनके साथ नहीं है तो गुस्सा मोदी जी पर निकाल रहे। और ये सीधी सीधी देखिए, ये तो कांग्रेस एनसीपी उनका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस एनसीपी उनको साथ नहीं ले पाई, लेकिन अब उनका इस्तेमाल कर रही है। मैंने तो मजाक में कहा, क्योंकि चूँकि इनका जो चिन्ह है, ये लड़ने रहे, लेकिन इनका चिन्ह रेलवे इंजन है। तो मैंने मजाक में कहा कि एक ज़माने में लोग साइकिल किराए से लेते थे, मोटरसाइकिल किराए से लेते थे, मोटर गाड़ी किराए से लेते थे। अब पवार साहब ने और कांग्रेस ने मिलकर रेलवे इंजन किराए से लिया है। पवार साहब को लेकर आपने कहा, पवार साहब जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हर भाषणों में कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी हिंदूवाद और इन सारी चीज़ों पर राजनीति कर रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, बीजेपी पैसा पानी की तरफ बहा रही है और इसके कारण कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो रही है। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि इस देश में किसी भी जिसका राजनीति से संबंध नहीं है, सिर्फ पवार साहब को जानता है, उनकी पार्टी को जानता है, ऐसे किसी भी तीसरे आदमी को पकड़ के पूछिए कि देश में सबसे ज़्यादा पैसा किस पार्टी के पास है, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, अगर पवार साहब ये कहे कि उनकी पार्टी के पास पैसा नहीं है तो इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रखने वाला। चुनाव पैसे से नहीं जीते जाते, चुनाव लोगों के समर्थन से जीते जाते हैं। जहाँ लोगों का समर्थन होता है वहीं पर चुनाव जीते जाते हैं। अगर केवल पैसे से कोई चुनाव जीतता तो इस देश का प्रधानमंत्री चाय वाला नहीं होता, कोई धन्ना सेठ ही इस देश का प्रधानमंत्री होता। और इसलिए मुझे ये लगता है कि जब उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो वो बहाने ढूंढ रहे हैं। हमको कोई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सारा जो क्रेडिट है, हमारी क्रेडिबिलिटी है और हमारा जो सारे पूंजी है वो हमारे मोदी जी है, उनके नाम पर लोग हमारे साथ हैं।
लगातार आप लोग विकास की बात करते रहे, 5 साल तक साथ में रहे। अचानक ये पूरा चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह की तरफ बढ़ गया और लगातार राष्ट्रवाद की भाषा हर उसमें आने लगी और ये भी एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहा। ये क्यों नहीं आएगी बताइए। देखिए, जहाँ एक और कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कहेगी कि अगर हम चुनकर आएंगे तो कश्मीर से सेना कम करेंगे, अगर हम चुनकर आएंगे तो सेना को दिए हुए विशेष अधिकार कम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहेगी हम 124A सिडिशन यानी देशद्रोह का गुना, ये सेक्शन ही हम निकाल देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के साथी ये कहेंगे कि कश्मीर में हम अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो राष्ट्रवाद तो आएगा ही। क्यों नहीं आएगा? आप अगर इस देश को तोड़ने वाली ताकतों को मदद मिले इस प्रकार का घोषणा पत्र करेंगे तो उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। और इसलिए अगर आप मोदी जी का भाषण सुने, हमारा भाषण सुने, हम पहले ये बताते हैं कि देश में 5 वर्षों में हमने किस प्रकार से बदलाव किया है, कैसे देश का विकास किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये बात तो आएगी, अगर देश के प्रश्न पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी चीज़ पर होगा। नई पीढ़ी को तो ये बताना ही पड़ेगा, इनका नकाब तो उतारना ही पड़ेगा। नकाब बिल्कुल उतारा जा रहा है, तो राष्ट्रवाद की बात तो आएगी। और मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, राष्ट्रवाद की बात से किसको दुख होना चाहिए? राष्ट्र प्रेमी को दुख होना चाहिए या राष्ट्रद्रोही को दुख होना चाहिए? राष्ट्रवाद की बात से तो राष्ट्रद्रोही को दुख होगा, राष्ट्र प्रेमी को तो नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद की बात ये इस चुनाव में आएगी और निश्चित आएगी। एक सवाल साध्वी प्रज्ञा सिंह को लेकर है, चूँकि महाराष्ट्र में मालेगांव में वो पूरा हादसा हुआ था और जिस तरीके से हेमंत करकरे पर उन्होंने टिप्पणी की, उसे कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, स्वर्गीय हेमंत करकरे जी ये हमारे एक बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे, प्रामाणिक ऑफिसर थे। देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने जान दी है और इसलिए वे हमेशा शहीद थे, शहीद है और शहीद रहेंगे। उनकी शहादत के बाद उनको शहीद का दर्जा हमने दिया है और ये दर्जा कोई निकाल नहीं सकता। और उनके बारे में इस प्रकार से बात करना ये बिल्कुल गलत है। हमने इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा ने भी इस बात को वापस लिया है और साथ में उन्होंने क्षमा भी मांगी है। लेकिन मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का बयान आना ही नहीं चाहिए था। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, जिस प्रकार की प्रताड़ना उन्होंने झेली है, जिस प्रकार का दुख उन्होंने झेला है, उस दुख में वो कुछ बयानबाजी कर रही है, लेकिन ऐसी बयानबाजी उन्होंने नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक उनको टिकट देने का सवाल है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, साध्वी प्रज्ञा इनको एनआईए ने क्लीन चिट दी है और क्लीन चिट देते समय जो सारी चीज़ें सामने आई है उसमें ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि केवल वोटों की राजनीति के लिए उस समय की यूपीए सरकार ने एक नैरेटिव तैयार किया हिंदू आतंकवाद का, और उस हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव तैयार करने के लिए किस प्रकार से लोगों को फंसाया, किस प्रकार से आतंकवादी बनाया, किस प्रकार से उनको मारा, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया, ये सारी चीज़ें उसमें से बाहर आई है। अब जब उनको क्लीन चिट मिली है और ये सारी चीज़ें बाहर आई है तो वो क्यों चुनाव नहीं लड़े? अगर राहुल गांधी ये बेल पर है, उनको तो क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये अगर क्लीन चिट के बाद चुनाव लड़ रही है तो क्या गलत है? ममता बनर्जी ने कल परसों इंटरव्यूज़ जो दिए उसमें कहा कि इस बार गैर एनडीए गैर यूपीए की सरकार बनेगी, जिसमें एनडीए भी नहीं होगा और यूपीए भी नहीं होगा। थर्ड फ्रंट जो ममता बनर्जी लगातार कहती रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बनाएगा। अभी तो ममता जी बंगाल को ही संभाल लें। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से हमारे लोगों को मारा जा रहा है, अपोजिशन को एक प्रकार से कुचला जा रहा है, लोगों को फांसी पे लटका दिया जा रहा है, लोगों का मर्डर हो रहा है। लोकतंत्र है कहाँ बंगाल में? लेकिन बंगाल की जनता लोकतंत्र बहाल करना चाहती है। और मुझे चिंता इस बात की है कि जो देश का मीडिया रोज़ मोदी जी को सवाल पूछता है, वो ममता बनर्जी से क्यों सवाल नहीं पूछता कि लोकतंत्र कहाँ है आपके यहाँ? लेकिन ये देखिए, ये जो सपने ममता जी देख रही है ना दीदी, पूरे नहीं होने वाले। बंगाल भी उनके हाथ से जाएगा और देश में मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा
और एनडीए के साथ प्रचंड बहुमत मिलेगा और मोदी जी की ही सरकार बनेगी। आखिरी सवाल देवेंद्र जी ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर के जिस तरीके से आपने कहा कि उस समय में उन्होंने डिफेंस किया जिस समय में कांग्रेस बहुत बुरे दौर में गुजर रही थी, और अभी जब प्रियंका चतुर्वेदी के ऊपर कुछ लोगों ने ट्विटर के जरिए या गालियाँ दी या जिस तरीके से उनका आरोप है, उसको कैसे देखते हैं? और उसके बाद आपकी पार्टी से जो अलायंस में है शिवसेना, उसके साथ आई है। देखिए, कई वर्षों तक वे कांग्रेस में रही, उन्होंने कांग्रेस को बहुत बुरे समय भी डिफेंड किया। जब कांग्रेस को डिफेंड किया नहीं जा सकता था तब भी डिफेंड करने का प्रयास किया। फिर भी उनके साथ जिस प्रकार की बदतमीज़ी हुई उससे उनकी आंखें खुली और कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है ये उनके ध्यान में आया, और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूँगी, और अब वो शिवसेना के साथ गई है। शिवसेना हमारा अलायंस पार्टनर है, इसलिए हम स्वागत करते हैं। प्रियंका गांधी की चर्चा है कि वो मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगी और मोदी का विजय रथ रोकने की कोशिश करेंगे। चर्चाएं तो बहुत होती है, चर्चाएं तो कुछ भी चलते रहती है। मोदी जी का विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। इस देश के अंदर कोई भी ये विजय रथ रोक नहीं सकता।